ये लोग बता दीजिए, है ना। चलिए, अरे वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टाइम एंड वर्क आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन। अच्छा ये बताइए, मिक्सचर के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो बने, नहीं बने तो मैं उनको कराऊं, अभी थोड़ी देर करवाऊं, या फिर सीधा टाइम एंड वर्क स्टार्ट करें? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो एक बार, जिससे कि मैं उसी हिसाब से फिर सारा काम देखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा करवा दूं 2-4 क्वेश्चन, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो लोड भी कम हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे ना। 2-4 क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ, फिर उसके बाद पार्ट 2 करवा दूंगा, और फिर अभी हम टाइम एंड वर्क भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, ये देखिए हो गया भाई। पहला पीडीएफ का बाकी था, हाँ, पहला पीडीएफ का कर रहा हूँ। चलिए, पहला पीडीएफ का कर रहा हूँ, अपलोड हो जाए बस एक बार पीडीएफ, है ना। वो नहीं रही है, हो रही है, चलो ठीक है, हो गया। सर इफ पॉसिबल ये करा दो, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, अंकित मैं देख लेता हूँ अभी, पहले मैं मिक्सर के जो क्वेश्चन थे वो एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये वाले हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाले यहाँ से ले लेते हैं ना। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, और एक बार समझाने से क्या होगा कि आप अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सेम टू सेम है, तो कंसेप्ट अगर एक बार आप समझ लोगे तो अगला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार अगर जिससे नहीं हुआ तो मैं एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ, अगला क्वेश्चन अपने आप स्वतः स्वतः ही बन जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ 48 ये नहीं बने ना, मुझे पता है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, दो क्वेश्चन सेम है, हर दो क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन है। चलो मैं करवा लेता हूँ फटाफट से, तो चलिए, और फिर एक बार आप करके देखना। तो दूसरी पीडीएफ पूरे हो गए, हाँ दूसरी पीडीएफ के हो गए होंगे, चलो ठीक है। इस पीडीएफ के थोड़े मैंने टफ दिए थे, तो मैं करवा देता हूँ, है ना। चलो, तो अभी देख लीजिए, अब आपसे क्या बोला गया है, इसमें थोड़ा रेशो का वो है ना, रेशो का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या बोला गया है कि एक पी तरल है और पानी से इतना गुना भारी है, तो आप मुझे बताइए 7 × 1 = 7 और 2, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ पी और पानी का रेशो कितना आ रहा है? तो अगर 7 पानी है तो 9 आपका पी हो जाएगा, सबको क्लियर है। पानी एक अन्य तरल क्यू की तुलना में इतना है, यानी कि पानी कितना है 12 और क्यू की तुलना में, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 7। अब मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताना, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्या ये एक्चुअल रेशो अभी निकाल पाए, हम नहीं निकाल पाए। एक्चुअल रेशो निकाल लीजिए इनका, तो 12 की जगह 12 यहाँ रख देंगे, और 7 की जगह 7 यहाँ रख देंगे। तो मैं देख रहा हूँ पी कितना है 108, ये है 84, और ये है 49। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ। आपने पी का, वाटर का और क्यू का रेशो निकाला है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्या बोला गया है कि 70 लीटर पी के साथ, 70 लीटर पी के साथ क्यू कितने लीटर मिलाया जाए, ताकि मिश्रण का जो वजन है पानी के वजन के बराबर हो जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप पी को मिला रहे हो क्यू के साथ में, और 84 यहाँ आएगा, बोलो ये 84 बीच में क्यों आया? क्योंकि जो मिश्रण का वजन है ना, मिश्रण का वजन पानी के वजन के बराबर है, तो पानी तो इतना है भैया। तो यहाँ मैं एलिगेशन लगा देता हूँ, तो यहाँ मैंने एलिगेशन लगाया, तो 84 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे दोस्तों? 35। और 108 में से अगर 84 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे दोस्तों? 24। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा रेशो निकल कर आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये पी है और ये क्यू है ना। आपसे क्या बोला गया है? पी कितना लीटर था? 70 लीटर था ना, 70 लीटर था ना, बस। तो 35 रेशो बराबर आपका 70 लीटर है, तो एक रेशो बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि क्यू कितना चाहिए? 48 लीटर। कितने लीटर क्यों मिलाना जाना चाहिए? 48 लीटर। समझ में आ गया? अगर आ गया है कोई बात नहीं, आ गया है ना, तो अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे मुझे अभी। तो अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम तरह से उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब जल्दी से करके बता दो। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, 9 इसका आंसर होगा, लेकिन सर एलिगेशन क्यों आया? सर 84 बीच में क्यों रखा था? क्वेश्चन पढ़ो दोस्त तुषार, लास्ट में बोला गया है ना कि दोनों को मिलाने पर मिश्रण का वजन पानी के वजन के बराबर है, तो जो मिक्सर बनता ना दोनों को मिलाकर, उसका जो वेट है वो पानी के वेट के बराबर है, बोला गया है। टाइम एंड वर्क नहीं होगी सर, होगी, होगी भाई, होगी भाई, अभी थोड़ा वेट करो, 5-10 मिनट ये डाउट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं टाइम एंड वर्क करा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके बता सकते हो फटाफट से आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, और ट्राई करना है ना। मैं कैसे करूंगा देखो, 8 और 1 ये कह सकता हूँ पी और वाटर का रेशो कितना आ रहा है? 15:8, ठीक है। और वाटर और क्यू का कितना आ रहा है? वाटर और क्यू का 13 × 13 20 और 13। क्या ये एक्चुअल रेशो? नहीं है, तो 8 को यहाँ रखेंगे, 20 को यहाँ रखेंगे। कुछ ऐसी चीज जो कॉमन हो, कट रही हो, बिल्कुल कट रही है। मैंने वहां देखा कि सर मैं इसको 4 से काट देता हूँ 5 बार, मैं इसको 4 से काट देता हूँ 2 बार, और 4 से काट देता हूँ 2 बार, ये तरीका आना चाहिए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये आ गया 75, ये आ गया 40, और ये आ गया 26। किसी को कोई दिक्कत?
अब क्या बोला गया है कि 22.5 लीटर क्यू के पी के साथ मिलाया जाता है, तो वही पी और क्यू में एलिगेशन लग रहा है। पी कितना है 75, क्यू कितना है 26, ताकि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए। तो पानी कितना है 40। तो बस जो बोला जाए वो करने में कोई हर्ज नहीं है दोस्त। और यहाँ पर अब करोगे तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 14। अब आपसे बोला गया है ये जो 35 है ये किसके बराबर है, 22.5 लीटर के बराबर है। यही तो बोला गया है, क्यू इतना है ना। तो बस एक रेशो बराबर आप निकाल सकते हो 22.5 अपॉन 35। आपसे बोला है पी कितना मिलाया जाए, तो 14 का गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 लीटर। क्लियर है? ठीक है सर, बीच में 40 क्यों आया? फिर वही वाली बात, अब्दुल अब्दुल मैं कितनी बार एक चीज बताऊं, एक ही चीज मैं कितनी बार बताऊं आपको? 40 क्यों आया तुम 10 बार पूछ रहे हो। ये क्यों आएगा, बोला गया है पेपर में, क्वेश्चन में देखो ना आप, क्वेश्चन पढ़ा तो करो। ताकि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए, तो पानी 40 था ना, तो 40 बीच में लगा दिया। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके का है। अभी अच्छा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसमें, तो इसको करके बताओ। जल्दी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा, क्योंकि मिक्सर भी तो जरूरी है ना। टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो अच्छे से। वैसे भी आज इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा के क्वेश्चन दूंगा और मस्ती से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो इसको करो। क्या आंसर आएगा आपका? किसी ने ट्राई किया? रवि कुमार सैनी, वेरी गुड रवि, बताइए कैसे करेंगे। ट्राई करें एक बार आप। टूबा बहुत बढ़िया, टूबा फातिमा बहुत अच्छे। श्वेता ओझा ने भी सही आंसर निकाला है, वेरी गुड श्वेता। ट्राई करके निकालना, ऐसा नहीं कि कमेंट कॉपी कर रहे हो किसी का। चलिए, तो ट्राई किया है ना, आंसर आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से वही चीज, तांबा बोला गया है और लोहा बोला गया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉपर, इसको लिख देता हूँ एफ। कितना है 11 दूनी 22, 25 अनुपात 11। और एफ और लोहे लोहे और उसका क्या दे रखा है, 7 एकम 7 और 4 11, और 11 रेशो एल्यूमिनियम के साथ है ना, 11:7 है। ठीक है, अब आप हमें बता दीजिए कि ये तो सिंपल रेशो हो गया सर। रेशो क्या हो जाएगा 25, 11 और 7। किसी को कोई इशू यहाँ तक? ये कॉपर, एफ और एल्यूमिनियम का हो गया। अब बोला क्या गया है, तांबा और एल्यूमिनियम को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए तांबा और एल्यूमिनियम को, कि जो मिश्रण हो ना, लोहे से इतना गुना हो, तो लोहा कितना है 11 है ना, उसका इतना गुना कर दो 3/2, यानी कि ये कर दो आप 33/2। बात समझ में आ गई क्या? 33/2 कैसे आया, समझ में आया? अब बोला गया है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला गया है। अब कभी भी ऐसा बोला जाए तो आपके सामने नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है ना, तो आप एलिगेशन में हमेशा इस डिनोमिनेटर को ऊपर गुना कर दिया करो, जिससे कि पॉइंटों में काम ना चले और अपना क्वेश्चन आसान हो जाए। अब देख लो, 25-50 में से ये गए तो 17, और 33 में से 14 जाएंगे तो 19। 19:17 आपका आंसर आ गया। सर क्यों किया 3/2 से मल्टीप्लाई? क्यों करूंगा मैं, बताओ आप क्यों करते हैं मल्टीप्लाई 3/2 से? क्वेश्चन पढ़ा करो सुभी, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। जहां पर मिश्रण और पिछले प्रश्नों में बराबर था ना, वहां बोला गया है कि जो लोहा है ना, जो मिश्रण है लोहे से इतना ज्यादा है, तो वो गिवन है। क्वेश्चन को खुद फील करना सीखो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। सेम ये कर सकते हो, अभी आपको खुद को करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी करेंगे, जिन्होंने नहीं किए, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये अच्छे कॉन्सेप्ट का था, ये लीजिए। अब ये आता है शानदार कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इसको कहते हैं हम डबल एलिगेशन। चलिए, अब इसको कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे, किसी ने आंसर निकाला इसका? ये अच्छा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं। किसी ने आंसर निकाला? नहीं बना। पीयूष का गलत है, रितेश का भी गलत है। नहीं हुआ। चलो आप बी निकाल रहे हो इसका, 2 3 4 है ना, बहुतों ने बी निकाला है। तो कैसे चेक करोगे कि बी सही आ रहा है क्या? तो चेक करने का भी तरीका अपने पास है। आप कह रहे हो 2 3 और 4 है ना, देखो 125 का 2 से गुणा करो, भाई औसत आपका 165 आना चाहिए, और इसका आप 150 से गुणा करो, और इसका आप 185 से गुणा करो। करके देखो, एक तरीका बता रहा हूँ, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको मेथड नहीं पता है तो यहाँ पर आप देखा आपने कितना आया, 250 आया, यहाँ पर कितना आया 450 आया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 800। 18 चौके 72, 800 ही आएगा ना, सही है ना? सही कर रहा हूँ मैं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सही है ना भाई? 185, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, 800 ही आएगा ना? ठीक है, तो ये टोटल, ओ सॉरी 740 आएगा। अब इनको ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो इसको, तो ये कितना हो गया भैया, 500, 700, 700, 700, 1440। 1440 बटे कितना आएगा, 7 और 3, 7 और 2 9, कितना आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है,
ये तो ये कितना आ रहा है बताओ, 9 से काटिए इसको फटाफट से। 1440/9 करेंगे तो आपका आपके आपके कितना निकल के आ रहा है, 160। तो क्या 160 आपका एवरेज प्राइस है क्या? तो ये पहली बात तो आप ये बता सकते थे कि भाई ऑप्शन ये तो होगा नहीं। क्रॉस चेक करने के आपके पास ऑप्शन है, क्रॉस चेक करने के लिए। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे सर, अगर ये क्वेश्चन आता है, और कन्विंसिंग मेथड क्या है इसके लिए? बाय ऑप्शन तो कर नहीं लोगे, बाय ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन चारों चेक करने पड़ेंगे इसी तरह से। तो कन्विंसिंग मेथड क्या है, चलिए तो वही मैं आपको बताने आया हूँ। देखिएगा, डबल एलिगेशन से हम इसको करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल देता हूँ मेरे पास 3 किस्म की चाय है, पहली किस्म, दूसरी किस्म और तीसरी किस्म। पहले किस्म की प्राइस है 125 रुपए पर केजी, दूसरी किस्म की प्राइस है 150 रुपए पर केजी, और तीसरी किस्म की प्राइस है 185 रुपीज पर केजी। और तीनों को मिलाने पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत प्राइस ये हो जाए 165। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपकी जो एवरेज प्राइस है वो 165 होनी चाहिए। अब जब आप एलिगेशन की बात करते हो तो आप लोग मुझे बताइए, मैं 165 के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी किस्म में, कौन कौन सी वेराइटीज में एलिगेशन लगा सकता हूँ? पहली चीज बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर, पहले तो आप लगा दो फर्स्ट और थर्ड में एलिगेशन, और सेकंड और थर्ड में। भाई तभी तो मेरा एलिगेशन का नियम फुलफिल होगा, जहां पर मैं 125 और 185 ले लूं। क्या मैं 125 और 150 में एलिगेशन लगा सकता हूं क्या? मुकुल बताओ। नहीं लगा पाऊंगा ना, क्योंकि अगर बीच में मैं 165 रखूंगा तो एलिगेशन का नियम उल्लंघन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही देखूंगा कि जो क्वांटिटी जिसमें मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ मैंने देखा 150 और 185 के बीच में भी आ रहा है, तो जो औसत है वो दो क्वांटिटीज के बीच में आना चाहिए। यहाँ आपने एलिगेशन लगाया तो यहाँ क्या आया रेशो, यहाँ निकल कर आया 20, यहाँ से निकल कर आया 40, यहाँ से निकल कर आया 15, और यहाँ से निकल कर आया 20। आपने क्या किया, इसका रेशो बना लिया, ये हो गया 1:2। और ये कितना हो गया, 5×15 और 5×2 और 5×4 20। ठीक है भाई। अब क्या होता है देखो, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी तो नहीं करना। आप जरा देखो, पहला वाला जो किस्म है वो कितना रेशो है, 1 रेशो। दूसरा वाला किस्म है वो कितना रेशो है, 4 रेशो। और तीसरा वाला कितना रेशो है, 3 रेशो तो यहाँ पर है, और 2 रेशो यहाँ पर है, 5 रेशो। तो 1, 4, 5 आपका आंसर आ जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं, क्या हम गलत हैं तो आप गलत बताइए, आप चेक करिए। यही कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सर। जिनका क्वेश्चन का आंसर आ गया वो ठीक है, जिनका नहीं आया अगला क्वेश्चन आप लोग करके मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, चलिए बताइए। नहीं, रेशो इक्वल क्यों होगा, यहाँ पर रेशो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग क्वांटिटीज में एलिगेशन हम लगा रहे हैं। 2+3 ही तो करेंगे अभिमान, क्योंकि थर्ड वाला दूसरे वाले के साथ मिलकर इतना आया, उस वाले के साथ में मिलकर इतना आया, तो कंबाइंड जोड़ देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करके बताओ, करके बताओ जरा। करके बताओ, आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं चंद्रशेखर, ट्राई करो एक बारी, सही चीज समझना। यहाँ परसेंटेज लाभ दे रखा है, सीपी निकालना पड़ेगा पहले, समझ में आ रही है बात? वेरी गुड शुभम, यहाँ तक ठीक किया आपने। तो चलो ट्राई करते हैं, मैं ही बताता हूँ। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है देखते हैं। अब देखिए, तीन किस्में, तीन प्रकार की धातु हैं। एक 67 है, पहली वाली मैंने लिख दी 67, दूसरी वाली मैंने लिख दिया 86, और तीसरी वाला मैंने लिख दिया 106। अब बोल रहा है कि तीनों को इतने में बेचा जा रहा है कंबाइंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर 10% का लाभ हो रहा है तो 110% बराबर आप 102.3 कर दीजिए रुपए पर केजी। अब यहाँ से 100% कितना निकल कर आ जाएगा, 93 आ जाएगा। ये आपका सीपी है, एवरेज सीपी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, मैं एलिगेशन किस किस में लगाऊंगा, पहले और तीसरे में लगाऊंगा ना, 67 और 106 के बीच में लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यही सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। और दूसरी बार मैं लगाऊंगा सेकंड और थर्ड के बीच में, क्योंकि इन्हीं के बीच में ही वो 93 एग्जिस्ट कर सकता है। अब बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ रहा है 13 निकल कर, यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है 26, यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है 13, और यहाँ से निकल कर आ रहा है 7। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यहाँ से रेशो काट लेंगे, इसका 1:2 आया। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट क्या है, मतलब पहले वाला मिक्सचर कितना, 1 रेशो। दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला है भैया 13 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है मैंने? सर 93 कहाँ से आया, ये किया ना मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरा वाला तो 13 ही है। हाँ वो थर्ड है, वो तो थर्ड कितना है, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 113 और 9। चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो, चेक कैसे करते हैं भाई, 67 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हमारा ये रेशो सही है, प्लस
13 को आप 86 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 106 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड किसका करोगे? डिवाइड 13 और एक 14 और 9 23 का। सर 93 करना बता दीजिए। जब ये बेसिक पढ़ते हैं ना केपी, अब देखो ना 93 कहाँ से आया, मैंने कौन से स्टेप में 93 लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये क्यों किया है सर, 9 कैसे आया, 7 और 2 9 जोड़ा है ना तीसरे वाला का, अभी तो बताया, तुम कहाँ दिमाग रखते हो, ये तीसरे वाला यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ एक बार आप चेक कर लो कि सही आ रहा है क्या, ठीक है। 67 प्लस 13 इंटू 86, 13 इंटू 86 प्लस 106, आई एम सो सॉरी, 13 इंटू 86 प्लस 67 प्लस 106 इंटू 9 अपॉन 23 आ रहा है, सही है। तो 93 आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। सर एडिशन का कंसेप्ट नहीं समझा, एडिशन का कंसेप्ट आपको यहाँ देखना है कि अगर आपने पहले और तीसरे मिक्सचर को मिलाया, और फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पर पहला मिक्सचर 1 अनुपात में था, यहाँ पर तीसरा मिक्सचर 2 अनुपात में था, इसका काम खत्म हो गया। आपने फिर दूसरी बार एलिगेशन लगाया जो दूसरे और थर्ड में है, अब यहाँ आपने देखा कि तीसरा मिक्सचर मेरा 7 अनुपात में, तो तीसरा मिक्सचर 7 अनुपात में यहाँ पर है, 2 अनुपात में पहले है, दोनों का कंबाइंड होकर जुड़ जाएगा। दूसरा वाला अकेले में 13 है, 13 लिख दिया, और पहला वाला 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट है भाई इसमें, जब डबल एलिगेशन लगता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक बार ऑप्शन से बता दीजिए, अभी बताया तो था, ये ऑप्शन के थ्रू तो किए हमने, टाइम लगेगा, अब चौथा ऑप्शन चेक करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बात है, बिल्कुल सही कहा मंजूर ने, बराबर नहीं करते। ये क्वेश्चन सारे हो गए क्या, बताओ। अभी इन क्वेश्चनों को हम कल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समय और कार्य स्टार्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 1 2 आज आपने बहुत कुछ सीखा है, इन क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर हम इनको कल कर लेंगे, अगर 5-6 क्वेश्चन ही है बाकी, है ना। दूसरी वाली पीडीएफ हो गई होगी, क्योंकि मैंने उतने कॉन्सेप्ट आपको दे दिए थे जिनसे वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क, ये हो गया अपना काम यहाँ पे, और ये टाइम एंड वर्क की आपकी पीडीएफ है जो मैं आज दूंगा आपको होमवर्क में। सब अब देखो खुश हो गए तुम, अब थोड़ा सा खुश हो जाओ, मैं नंबर डलवा दिए क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। चलिए, तो टाइम एंड वर्क बहुत आसान चैप्टर है, नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन लगाइए और हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, नाम टाइम एंड वर्क है और बहुत काम की चीज है। देखिए, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, कोई एक चीज होती है जो समय और कार्य को रिलेट करती है। आपसे मैं ये कहता हूं कि आपने जितने समय में कार्य किया है वो आपके प्रपोर्शन था, ठीक है। इतने समय में आपने कार्य किया है, यानी कि आप कोई भी टाइम अगर किसी कार्य में लगा रहे हो, किसी वर्क में लगा रहे हो, तो वो प्रपोर्शन था। लेकिन एक कांस्टेंट पार्ट निकल कर आया जिसको हमने कहा कि कितने इफिशियंसी से कार्य करते हो आप, यानी कि इफिशियंसी, जिसको हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता, जिसको हम कहेंगे कार्य क्षमता, बराबर ही आपके टोटल काम और वर्क के बराबर होगी। ये छोटी सी पॉइंट है, और इस पॉइंट पे ही पूरा टाइम एंड वर्क टिका हुआ है, इस पॉइंट पे ही, ठीक है। पूरा टाइम एंड वर्क इसी पॉइंट पे टिका हुआ है, यहीं से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं, और फॉर्मूले है भी नहीं खास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस बारे में, सर ये होता कैसे भाई, देखो आपसे मैं कहता हूं कि आप 5 दिन में कोई 25 काम आप कर रहे हो, 5 दिन में कोई 25 काम आप कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपका इफिशियंसी कितना है। तो आपसे हम बोलेंगे कि भैया आपने बोला सर 25 काम आप 5 दिन में कर रहे हो, यानी कि एक दिन में जो काम आप कर रहे हो, तो आपने कह दिया सर 5 काम पर डे, 5 काम पर डे जो आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही मेरी पर डे में, वही मेरी इफिशियंसी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है, यही आपकी कार्य क्षमता है, और यही से ही आपकी चीजें निकल कर आती हैं। यानी कि अगर आपको कार्य पता है, तो आप किसी की इफिशियंसी निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, टाइम का डिवाइड कर दोगे। या फिर आपको मैंने वर्क दे दिया, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप ये काम कितने समय में वो करेगा, मैंने बोल दिया कि ए है ना, ए वह काम कितने समय में करेगा, तो आप क्या करोगे बताओ। आप यही तो करोगे कि जो भी काम होगा ना, अगर उसका समय निकालना चाहते हो तो आप एक ही इफिशियंसी का डिवाइड कर दोगे। गलत कह रहा हूं क्या, बताओ। आप एक ही इफिशियंसी का डिवाइड कर दोगे, आपका जो टाइम निकलेगा वो किसका निकलेगा, ए का निकलेगा। भाई ए द्वारा कितना समय लगा, उसके लिए आपने क्या किया,
ए की इफिशियंसी का डिवाइड कर दिया। सेम चीज मैंने आपसे बोली भाई, वर्क जो होता है वर्क कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। वर्क एक ऐसी चीज है जो ए करे, बी करे, 6 पुरुष करे, 5 आदमी करे, कहीं भी कुछ भी हो तो वर्क रहेगा। सारा खेल अगर आपको टाइम निकालना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी को बार बार चेंज करना पड़ता है। यानी कि कोई काम है, अब मैं कह रहा हूं कि भैया बी कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे उस काम में, अगर बी का टाइम आप निकालना चाहते हो तो आप बी की इफिशियंसी का डिवाइड करोगे। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 आदमी हैं, 4 औरत हैं, 2 बच्चे हैं, तो कितना टाइम लगेगा सेम कार्य को करने में। तो 3 आदमी द्वारा, 4 औरत द्वारा, 2 बच्चों द्वारा जो भी समय लग रहा है वो क्या लगेगा, वर्क। और इफिशियंसी किन की आएगी, ये सभी की आएगी। समझ में आ रहा है, इफिशियंसी इन सभी की डिवाइड होगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि वही इफिशियंसी डिवाइड करनी है जिसका आपको समय निकालना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लग रहा है। सर मैंने कल एडवांस में ज्वाइन किया था, क्या अर्थमेटिक शुरू से करना होगा सीएचएसएल के लिए, पूछने वाली बात नहीं है शेखर, ओबियसली शुरू से ही करना होगा, है ना। दोनों तरफ शुरू से करो, बढ़िया नोट्स बनाओ और थोड़ा पुश करो खुद को, टाइम देना पड़ेगा तभी आप बराबर आ पाओगे, वरना फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा, है ना। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब फरवरी आ गया, ये समझ लो, फरवरी आ गया, मुझे प्रैक्टिस भी आपको करवानी है, बड़ी टेंशन हो रही है मेरे को, है ना। तो थोड़ा पुश करो खुद को भी, है ना, जिससे कि मैं आपके साथ में काम कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, होगा सब कुछ होगा। फरवरी से करता हूँ प्रैक्टिस चालू, एक बार को आधा आधा 70-80% कोर्स हो गया है, हो जाएगा लगभग, हो जाएगा, इतना भरोसा है। तो प्रैक्टिस चालू कर देते हैं एक तरफ, है ना। हाँ, नंबर सिस्टम सब पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो। और आराम से देखते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, अब कंपैरिजन वाली कॉन्सेप्ट आता है, कंपैरिजन। सर कंपैरिजन क्या चीज होती है, तुलना करते हैं ना हम किसी चीज की। तो जैसे हम कहते हैं कि तुलना, जैसे हम कहते हैं कि 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, तो ये बताओ 6 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये होगी रिलेशन की तुलना, 5 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ आदमी आदमी की इफिशियंसी बराबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 50/6 यानी कि 25/3 दिन में कर लेंगे, यानी कि 8 से ही 1/3 डेज में। तो ये तुलना होती है, ठीक है। अब तुलना होती है, लेकिन तुलना को हम एक फॉर्मूले में कन्वर्जन कर देते हैं कि सर अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो कि काम का हो। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब तुलना हो रही होगी दो आदमियों की, मतलब 2, 5, 10, 15, 20, या किसी को एंटिटी की तुलना किसी एंटिटी से कर रहे होंगे, तब ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो ठीक है ना। तो क्या हम कह सकते हैं, M/D/H अपॉन W1R1, M1D1H1/W1R1 आपका बराबर हो जाएगा M2D2H2 अपॉन W2R2 के। ये क्या है सर, ठीक है। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर M क्या है, इफिशियंसी है, यानी कि क्षमता। ठीक है, जैसे 5, जैसे एक पुरुष की इफिशियंसी 2 है और 5 पुरुष है तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इफिशियंसी के टर्म में कार्य करता है। अगर मैं डी की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट डेज हैं, यानी कि वो कितने दिनों में करेगा, वो कितने दिन में करेगा। एच क्या है, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है। ये भी तो होता है ना कि भैया एक दिन में कोई 5 घंटे काम कर रहा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है। तो आवर भी एक एक टर्म है जिससे कि हम वर्क को बांट सकते हैं। W1 क्या है भाई, उसने एक अलग काम किया होगा, ये आपका एक काम है, वर्क है। W2 अलग वर्क हो सकता है। R1 R2 क्या है, आप रुपीज को भी बांट सकते हो, कभी कभार आपका रुपीज की टर्म में भी आ जाए तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ये रुपीज है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताओ कि भाई आप कभी भी अपनी वेजेस समझते हो, वेजेस, वेजेस होता है मजदूरी, मजदूरी को बांटना चाहते हो। अब मजदूरी को आप किस प्रपोर्शन में बांटोगे, बताओ। आप मजदूरी को उस प्रपोर्शन में बांटोगे जिस प्रपोर्शन में आपने अपना काम किया है। आप अगर कोई काम कर रहे हो तीनों चारों मिलकर, तो आपका काम देखा जाएगा और जो काम का रेशो होगा उसी प्रपोर्शन में आपकी मजदूरी बांटी जाएगी। अगर काम एक ही है तो इफिशियंसी के रेशो में भी आप बांट सकते हो। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम इन चीजों को कर लेंगे सॉल्व। परेशान मत होइए कि जब क्वेश्चन आएगा तब अपने आप हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि हम जो भी पैसा आता है, जो भी रुपया आएगा, उसको इफिशियंसी और किए गए काम के रेशो में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वर्क हम निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तब उनका रेशो निकाल के हम काम के क्रम में बांट देंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब छोटा सा कंसेप्ट और समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, आपसे बोलता हूं मैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है,
आपको अपना दिमाग सब कुछ खुला रखना है, क्योंकि हम लॉट ऑफ अजम्पशंस भी करने वाले हैं कि कभी कभार हमें जल्दी क्वेश्चन करना पड़े तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो खुला दिमाग रखें और आराम से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूँ ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 20 दिन में करता है, ये क्या है हमारे पास, ये डेज है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये डेज है, और हम अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसी टर्म होती है जो हमारे पास वर्चुअल वर्क हमारे लिए डिसाइड करती है, वर्क डिसाइड करती है जो कि वर्चुअल होता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वर्क हम निश्चित नहीं कर सकते। आप अगर एलसीएम लेते हो तो आप 20 भी ले सकते हो, आपसे मैं कहूं तो आप 40 भी ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ एक ऐसा क्वांटिटी लेंगे जो आपकी दोनों दिनों से डिवाइड हो जाएगा। पहली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप 20 लोगे, एक्चुअल एलसीएम तो 20 ही बनता है, लेकिन किसी किसी को लगता है कि 40 भी लूंगा तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अगर मैं 20 लेता हूं तो आप मुझे बताओ कि ये मेरा क्या है, वर्क है, ठीक है, ये मेरा वर्क है। कैसे आया वर्क, बोलो। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं वर्क निकाला, मैंने कैसे निकाला, जो भी डेज दे रखे हैं उनका एलसीएम ले लिया मैंने सर, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं वर्क में दिनों का डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आएगी, ओब्वियसली। क्यों सर, क्योंकि हम जानते हैं इफिशियंसी गुणा टाइम बराबर ही तो मेरा वर्क होता है। तो अगर मैं वर्क में टाइम का डिवाइड कर दूंगा तो मेरी इफिशियंसी आ जाएगी, ए की कितनी आ रही है 2, और बी की कितनी आ रही है 1। तो समझ में आ रहा है, तो ये इफिशियंसी निकल कर आ गई, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, चलो ठीक है, ये मैंने 20 के लिए किया, आप कहते हो सर 40 लो, 40 हम तो 40 लेके करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 लोगे तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। तो 40 लेने पर इफिशियंसी बदल गई, फर्क कुछ नहीं पड़ा। मैं आपसे पूछता हूं पहला क्वेश्चन कि बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ओनली ए कितने दिन में करेगा। तो मैंने क्या कहा, काम तो वही रहने वाला है 20 ही, ए की इफिशियंसी को डिवाइड करोगे तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10 दिन में, ठीक है। अगर आप 40 लेते हो तो 40 लोगे तो आपको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी भी 10 ही आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता, आज के बाद ध्यान मत देना इन चीजों पर कि सर एलसीएम हमने अलग लिया, आपने अलग लिया, ठीक है। तो दोनों से ही आपको वो 10 ही आने वाला है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बी अकेला कितने में करेगा, तो आपका वर्क सेम है, वर्क देख लो, वर्क तो 20 ही है, लेकिन इफिशियंसी आपकी आएगी 1, 20 दिन, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो आप मुझसे कहेंगे कि 20 आपका टोटल काम है और ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है, तो 20/3। तो कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता रहता है। अब क्वेश्चन अपने आप में मॉडिफाई होते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन हमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को समझना है और सही तरीके से आंसर देना है। कल को मान के चलो कोई भी काम, कोई भी दिन, कोई भी डेज आपकी किस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ आपसे कि ए किसी कार्य को 6 सही 1/4 दिन में, बी किसी कार्य को बी किसी कार्य को 8 सही 1/3 दिन में, और सी किसी कार्य को क्या कहते हैं 50 दिन में करता है। तो मुझे बताओ सर कैसे सॉल्व किया जाएगा, बड़ी समस्या आ जाती है स्टूडेंट को। देखो भाई, सिंपल लॉजिक बताऊंगा हमेशा, ये डेज अगर ऐसे आ गए आपके तो परेशान मत होना। पहली बात तो मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 5 6 चौके 24 और 25/4। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 25/3, ये 50 है। आप हमेशा एलसीएम जो लेंगे ना, वो ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखकर लेंगे, बस। एलसीएम ले लोगे आप कितना 50। अब इफिशियंसी की बात करता हूं तो अपने आप पता लग जाएगा, 25 का जब आप भाग दोगे तो 2 आ रहा है और 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगी इफिशियंसी। 25/3 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है 6 आ जाएगी इफिशियंसी, और इससे आ जाएगी 1 निकल कर। तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपके सामने अगर ऐसी कोई समस्या आए तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट करोगे और आप आंसर दोगे, ठीक है। बिना रटे बिना कुछ किए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कभी भी अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन में आ गया तो, ठीक है। अगर आप कहोगे सर डेसिमल में आ गया तो, यानी कि ए अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 37.5 दिन में कर रहा है, बी मैंने लिख दिया भैया, बी मैंने लिख दिया कि 90 डेज में कर रहा है, सी मैंने लिख दिया 105 दिन में कर रहा है, या फिर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ जो काम का आ जाए। चलो 105 ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लेने का भी तरीका बताऊंगा। अगर तो बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो कहां तक एलसीएम लेते रहोगे आप, टाइम लगेगा ना भाई। अब हमें टाइम सेव करना है, तो कैसे हम एलसीएम ले सकते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, अब यहाँ डेसिमल आ गया ना, तो कभी भी 0.5 आ गया, आप दिमाग में सोच लेना कि आप इसका 75 ले रहे हो। 75 मैंने क्यों लिया, इसका मल्टीप्लाई 2 आपने दिमाग में कर दिया। हालांकि 75/2 है, हमें सॉल्व इसी से करना है क्वेश्चन को, लेकिन आप इसको दुगना मान लो, उससे क्या होगा, 75 90 और 105 का एलसीएम आपको निकालना होगा, जो कि कितना आ जाएगा। आप ये कैसे चेक कर सकते हो, देखो 15 5 75, 15 6 90,
और 15 सत्ते 105। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप ऑलरेडी इनको मल्टीप्लीकेशन में तोड़ लो, तो 15 तो देखो आएगा ही आएगा, 5 6 7 भी आपको चाहिए, तो ये एलसीएम है। गुणा करने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि काम नहीं है गुणा करने का। बात समझ में आ रही है? गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं निकलता। सर अब ए की इफिशियंसी बताओ, अब क्या होगी बताओ। ए की इफिशियंसी 3/8 बोल सकते हैं भाई केपी, ये परसेंटेज में नहीं है ना यहाँ पर, समझ में आ रही है बात? ये परसेंटेज में नहीं है, वरना मैं 3/8 बोल देता। समझ में आ रही है? चलो, तो एफिशिएंसी क्या होगी, आप 75 से डिवाइड करके देखो तो 42 आ रहा है ना, 84 आएगा, क्योंकि आप 37.5 से एक्चुअल में डिवाइड करोगे। अब 75 से डिवाइड करके देखो कितनी जल्दी एफिशिएंसी निकल रही है, देखो 15 5 75 तो कट गया, 42 आया, लेकिन 42 नहीं लोगे, 84 लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका आधा है, 75 नहीं है, आधा है उसका, इसी वजह से। तो 90 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है, देखो 15 6 की 90, देखो 35 आ गया। 105 का करोगे 30, तो देखो डबल जगह टाइम बच गया आपका, दो जगह आपने टाइम सेव किया है। पहली जगह कि आपने एलसीएम का गुणा नहीं किया, दूसरी जगह आप डिवाइड करते तब ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गया? सर पहले ही सबको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं। आप दिनों को मत छेड़ो, क्यों छेड़ोगे? जो दिन है उनको रहने दो ना, दिनों को छेड़ोगे तो फिर मतलब बिगड़ जाएगा ना क्वेश्चन का। तो जो है उसको रहने दो, आप अजम्पशन करो ना डबल, क्या दिक्कत आ रही है? 75/2 नहीं होगा क्या सर? अरे मेरे प्यारे भाई, तुम बेवकूफ हो क्या भाई केपी? फिर बात करते हो कि सर कहते हैं ऐसा। अरे 75 मान लो ना इसको, डिवाइड तो मैंने 37.5 से किया है भाई, डिवाइड 75 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 42 आ रहा है, मैंने तो 84 लिखा है ना यहाँ पर, बस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हमेशा एग्जामिनर कटने वाली वैल्यू देगा, ऐसा नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12.25, आप क्या करेंगे सर, बताओ? समस्या तो आपके पास है, लेकिन उसका समाधान भी हमारे पास है, ठीक है? तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या दे देगा वो, 98 दे देगा। करो, लो एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम? अब मैं कह सकता हूँ सर, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ 98, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्यों नहीं है बताओ? क्यों नहीं है? कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखता तो ये कितना आता, 12 चौके 48 और 49 आता, 49 तो आता। देख लो, मल्टीप्लाई 4 से, तो इसमें मैंने डिवाइड किया, 2 बार जा रहा है, मैं 4 से गुणा और करूंगा, यहाँ आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 2। क्या दिक्कत है बताओ आपको? दिक्कत कहाँ है? बस, तो कैलकुलेशन को उसी तरीके से करो जो बनती है, ठीक है? क्लियर है? ओ सॉरी, एक आएगा ना, एक आएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन करो, चलो। मैन वुमेन चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट एमडीएच पे बेस्ड होता है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही होंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना? ये कंसेप्ट इतना ही होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत लिटिल बिट कंसेप्ट हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन से आपको अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपसे बोलता हूँ, एक आध चीज और है, बीच बीच में आती रहेंगी, जैसे कि आपसे मैं बोल देता हूँ कि किसी कार्य का 1/3 भाग आप 15 दिन में कर रहे हैं, तो कार्य पूरा कितने दिन में करेंगे? तो आपको 45 दिन देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना? तो पूरा काम निकालने के लिए हम करते हैं, क्योंकि हम पूरे काम में वो लगाते हैं अपना एलसीएम। तो अल्टरनेटिव डेज वाले वो सब क्वेश्चन में करने हैं हमें ना। चलिए, ए 30 दिनों में एक काम को पूरा करता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। आप मुझे बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? तो अब एक एलसीएम वो चीज होती है जो इससे 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 डिवाइड हो जाए, तो आपने देखा कि 180 हो सकता है सर। अब आप कहोगे सर हमें टाइम लगता है एलसीएम लेने में, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एलसीएम आप देखते ही कर लो पेपर में, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो आप, यही डेटा आता है, कोई अलग से डेटा नहीं देने वाला, तो एलसीएम अपने आप ही याद हो जाता है ना? चलिए, तो अब यहाँ देख रहे हो आप, 6 आ गया, यहाँ आ गई इफिशियंसी 5, और यहाँ आ जाएगी इफिशियंसी 4। अब बोला गया है कितने दिनों में एबीसी मिलकर इसे पूरा करेंगे, तो मिलकर बोला गया है, तो टोटल काम आपका 180 है, और मिलकर बोला गया है तो तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आ गया, 15 का भाग दे देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 12 दिन में। क्लियर है? 12 दिनों में वो क्या कर देंगे, इस तरह से अपना पूरा काम कर देंगे वो, ठीक है? अगर मैं अकेले अकेले बात करूं तो, कि ये काम अकेला एक कितने दिन में करेगा, तो ये तो आपको पता है 30 दिन में करेगा, ऑब्वियसली पता है, अभी तो बोल रहे हो आप। चलिए, तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है और मजा आएगा, हर तरीके से सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो चलो, अगला क्वेश्चन ये है, करके बताओ। नहीं आए कोई बात नहीं।
बिल्कुल सही रितेश, बहुत बढ़िया। बिक्कू पटेल बहुत बढ़िया, पीएम नीलांजना बहुत अच्छी। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। एलसीएम आपको पता है 180 आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 5, सी की इफिशियंसी 4। ये अंडरस्टूड वाली बात है। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो गया कितने दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताएं, एक साथ शुरू किया है और 9 दिनों में वह 9 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। मेरे पास 2-3 तरीके हैं, आराम से बताऊंगा। पहला मेथड देखिए। पहला मेथड है, अगर मैं आपसे कह दूं कि तीनों भाइयों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, ये बताओ कितने दिन तक काम किया। तो आपको दिख रहा होगा 11 और 4 15, सॉरी 15 काम किया है 9 दिनों तक। तो 15 नम्मा 135 काम तो हो चुका है ना। 135 काम तो डन है। अब ए छोड़कर चला गया, भाई चला गया। ए की मर्जी, ए गया। अब ए चला गया तो अब बचे कौन, बी और सी बचे। अब चला गया तो कितने दिन में शेष काम पूरा होगा। तो बचा कितना काम है, 135 घटा देंगे तो कितना काम बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 45 बचेगा। अब 45 काम को बी और सी करने वाले सिर्फ, क्योंकि ए तो चला गया तो वो 9 की इफिशियंसी से करेंगे। इफिशियंसी क्या होती है, एक दिन का कार्य। कि बी और सी मिलकर एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं, तो 45 काम कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में कर देंगे। काम खत्म हो गया। यहाँ पर बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गई क्या। दूसरा मेथड क्या कहता है कि भैया एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 9 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अब आपको ये पता है क्या कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है, बोलो। आपको ये पता है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है, नहीं पता। नहीं पता ना। तो जब ये ए जो है 9 दिनों बाद जा रहा है, इसको काम पे लो ही मत। ऐसे इंसान को काम पे लेना ही नहीं चाहिए जो काम ही ना कर पाए। मैंने 9 ए से 9 दिन भी काम नहीं करवाया, तो मैंने क्या कहा कि ए से मैं 9 दिन भी काम नहीं करवाऊंगा। तो 180 जो मेरा टोटल काम था, मैंने 9 इंटू 6 54 काम इसका घटा दिया। तो कितना बचा, कितना बचा बताओ, बताओ कितना बचा। 126, 126 बचा। अब 126 काम कौन लोग करेंगे, 126 काम कौन लोग करेंगे भाई, बी और सी मिलकर करेंगे। यानी कि 9 का आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 14 दिन में पूरा काम होगा। होगा ना 14 दिन में, किसके द्वारा होगा। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ ना कि काम 14 दिन में निपट गया। काम 14 दिन में निपट गया, जिसमें 9 दिनों में तो ये छोड़कर गया था, तो हम ये कह सकते हैं शेष काम 5 दिनों में पूरा हुआ होगा। बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि 2 मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। पहला मेथड तो आसान है, दूसरा मेथड ट्रिकी है। यानी कि ये इंटेलिजेंट लोग इसको इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, कि मैं एक को काम पे नहीं रखूंगा, 9 दिन का काम भी निकालो इसका, तो पूरा दिन पूरा पता लग गया कि भाई काम कितने दिन में हुआ है बी और सी के द्वारा। ठीक है, तो तरीका अलग अलग है, काम वही है। सर आगे यूज होगा ये सेकंड मेथड, बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा जब पहले और बाद में वाली बातें होती हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप करके बताओ। सेम कॉन्सेप्ट है, वही वाला काम। ए 30 दिन, बी 36 दिन, सी 45। वही 180 एलसीएम, वही इफिशियंसी 6, 5 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 6 5 4। अब क्या बोला गया है, ए और बी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया। तब काम पूरा कितने दिन में होगा। क्या हो रहा है भाई, ए और बी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया। ठीक है, अब पहले तो पहले मेथड से करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ए और बी ने काम तो शुरू कर दिया था, 6 और 5 यानी कि 11 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 9 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 99। तो बचेगा कितना काम, 81, 81 काम। अब 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, यानी कि अब ए नहीं है, बी और सी काम कर रहे हैं 9 दिनों में, 9 की इफिशियंसी से। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 डेज। तो आपसे बोला गया कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, आपका आंसर आएगा 18 दिन। क्या बोला गया कि काम पूरा कितने दिन में होगा, पूरा काम, टोटल होल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड। आपसे ये नहीं पूछा कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म होगा, ये पूछा है क्या, ये पूछा है नहीं। आपसे ये पूछा है कि कार्य कितने दिन में खत्म होगा। तो आपको 18 आंसर देना है। गलतियां तो करेंगे आप, गलतियों से सीखोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब 9 दिनों के बाद एक ही जगह सी आया। तो क्लियर करो दोबारा देख के, है ना, क्यों राहुल, ये दोबारा बताने की बात नहीं है।
इसमें आपका यही कंसेप्ट सेटिस्फाई रहेगा, पहला मेथड। ठीक है, चलिए लास्ट में घुमा दिया सर, कहाँ घुमाया है, काम पूरा कितने दिन में होगा मैं आपसे बोलता हूँ, और इसमें क्या बोला गया है, शेष काम पूरा कितने दिन में होगा। तो अंतर समझ में नहीं आ रहा क्या, अंतर समझ में नहीं आ रहा है क्या, पता नहीं क्या बुद्धिजीवी इंसान हो तुम लोग। क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला गया है कि काम पूरा कितने दिन में होगा, तो काम पूरा कितने दिन में होगा ये बोला गया है, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक का जोड़ना है, रिमेनिंग काम थोड़ी ना पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए आप मुझे। अब ये क्वेश्चन क्या थोड़े टफ हो जाते हैं, अब कैसे करोगे इसको, देखो वही वाली बात आ गई, ए 36, बी 45, सी 60, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम अलग आएगा भाई, 180 ले लो, लेकिन इफिशियंसी अलग आ जाएगी, 5, 4 और 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब क्या बोला गया है, ए बी और सी ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन सी ने काम पूरा करने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, कार्य पूरा करने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी को जाने दोगे क्या तुम, सी को जाने ही मत दो, सी को रोक के रखो भाई, 4 दिन और काम करके जा, ऐसे नहीं जाने देंगे तेरे को। 4 दिन और काम कराओ उससे, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा सी, और 4 दिनों में कितना काम कर देगा, एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम। तो सी से आप एक्स्ट्रा काम करवाओ कि भाई टोटल काम करके जा पूरा का पूरा 4 दिन पहले, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। तो काम कितना हो गया 192, और किन्होंने किया है, तीनों ने मिलकर किया है, क्योंकि जाने नहीं दिया मैंने सी को। तो 9 और 3 12, अब 12 का डिवाइड करोगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है आप ये देख सकते हो, 16 दिन में। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 16 डेज में। तो इन एक एक छोटी छोटी चीजों से आप बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना। आप जो पहले छोड़कर जा रहे हैं ना, जो मतलब जैसे बोला कि मैं 5 दिन बाद चला गया, मैं 6 दिन बाद चला गया, उसको तो पहले निकाल दो, आप जाओ। सर सेकंड मेथड से करवा दो, ये सेकंड मेथड से तो करवाया है अब्दुल, ये सेकंड मेथड से तो करवाया है भाई, जहां पर मैंने उसको सी को जाने नहीं दिया। तो अब ऐसा बोलता है ना कि मैं 5 दिन बाद चला जाऊंगा कार्य शुरू होने के, मैं 6 दिन बाद चला जाऊंगा, उसको तो बाहर ही निकालो पहले ही, तू जा ही रहा है तो तू निकल पहले, पहले ही उसका कार्य घटा दो। अब जो ये कह रहा है कि मैं कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले जा रहा हूँ, उससे पूरा काम करवाओ, ये कहानी होती है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, चलो कैसे करेंगे। सी 45 दिन, एलसीएम ले लेते हैं हम 180, यहाँ कितना हो रहा है 6, यहाँ कितना हो रहा है 5, और यहाँ कितना हो रहा है 4। अब बोला क्या है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ए के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, पूरे काम को करने में कितने दिनों की आवश्यकता है। अब देखो कितना अच्छा केस है, मेरी बात को समझ रहे हो, सुन लो, चुपचाप सुनना, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी इस तरह के समझने की कोशिश करना, फिर मत कहना यूं राहुल आपसे बात कर रहा हूँ पहली बात तो मैं, क्योंकि मुझे पता है। चलो अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा कि ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, 5 दिन पहले काम करवाओगे ना उससे, काम करवाओ, ए से 5 दिन का काम करवाओ, ए से 5 दिन का काम करवाओ, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, 30 काम, किसी को कोई दिक्कत। अब बी कब जा रहा था, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि 3 दिन पहले। सोचो, सोच का दायरा बढ़ाओ, बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद जा रहा था, तो मैं कह सकता हूँ 3 दिन पहले जा रहा था ना, है ना भाई, उसने बोला कि ए 5 दिन पहले जा रहा है, तो मैं 2 दिन, ए के 2 दिन बाद जाऊंगा, तो 3 दिन पहले ही तो जा रहा था, तो 3 दिन काम कराओ। जब ए ही नहीं जा रहा तो इसको कैसे जाने दूंगा, तो भैया देखो बी है 5 काम कर रहा है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना कर लेगा 15, तो कुल मिलाकर टोटल काम कितना आ जाएगा 225, 225 टोटल काम है, किन लोगों ने किया है, सभी ने किया है, मैंने किसी को जाने नहीं दिया। तो 15 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 15 दिन में, 1 सेकंड में हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वरना ऐसे क्वेश्चन बड़ी तकलीफ आती है स्टूडेंट को, एक्स मान रहे हो क्या कर रहे हो, बहुत दिक्कत आती है ना। तो आपको ये आसान कर दिया कंसेप्ट, आप ऐसे करना, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सैनिक वाले, तुम्हारी अभी भाई वाली बात कर, सैनिक वाले वो बच्चे वाले मैन वाले वो भी तो रह गए है भाई पीयूष, है ना। और ये लास्ट क्लास थी अपनी, इसके बाद टाइम एनवर कभी जिंदगी में हम पढ़ेंगे ही नहीं। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, इसके बाद भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। सैनिक वाले, बंदूक वाले,
ओवर एक्साइटेड हो जाती हो तुम। तुम्हें पहली बार डांट लगाई थी मैंने, याद हो तो, जब रेलवे की क्लास आई थी और तुम एक लड़की को कर रहे थे कि मेरा नंबर ले लो, मैं गाना गाता हूँ और ये कर लेता हूँ। याद है? मुझे याद है लेकिन। कहाँ गए अब? याद आ गया? चलो ठीक है, मेरी क्लास है, मैं मिलता हूँ फिर आपसे, है ना, अगली क्लास में। और अच्छे समझ में आ गया ना? ये मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ, इसको कर लेना, ठीक है? सर B3 कैसे? कंचना का डाउट है। देखो, कंचना A 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा था, बी